हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, आपको क्या पता है, सभी को पता है, क्योंकि यूट्यूब हमारे चैनल पे बहुत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं डाली गई है। ठीक है। तो उसके पीछे एक भाई कारण भी था, रीजन भी था, है ना। पर अब वो इश्यू सॉल्व हो चुका है। तो भाई अब आपके सामने हम मेंस के मॉक टेस्ट की सीट फर्स्ट लाए हैं, है ना। और ये भाई देखो, मैं मॉक तो नहीं कहूंगा क्योंकि मॉक में तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं इंक्लूड रहते हैं, लेकिन मैंने इसमें क्या करा है कि मैंने सिर्फ मैथ के क्वेश्चन लिए हैं, और जो भी मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को जो भी इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं अपने व्यू में, तो वो आपके सामने मैं रखूंगा। ठीक है। और ऐसे ही शीट्स आपको हर 3-4 दिन में प्रोवाइड करी जाएंगी, है ना। तो आप बने रहिएगा। और यहाँ पे देखो, जैसा कि आपको पता है कि भाई हम पहले भी जब हम वीडियो डाला करते थे, ठीक है, हमने प्रैक्टिस शीट्स की वीडियो भी डाली हुई है। बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे कि 10-11 वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे ही, इजी मैथ्स अड्डा पे। ठीक है। तो यदि ये वीडियो पे आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है। यदि अब कोई इश्यू नहीं रहा आगे, तो हम वीडियोस को कंटिन्यू ही रखेंगे जब तक कि आपका मेंस का पेपर नहीं हो जाता। ठीक है। तो भाई मेंस के पेपर के लिए आप तैयारी करनी है। भाई देखो, जिन जिन का प्री क्लियर हुआ है, जिन जिन का प्री क्लियर होने वाला है, तो भाई अच्छे से मेंस में लग जाओ। और भाई मैं तो ये कहूंगा कि भाई जिनको लगता है ना कि भाई 70+80+, 70+75+ क्वेश्चन उनके सही हैं आउट ऑफ, यदि कोई 80 कर गया है, कोई 85 कर गया है, तो भाई वो सेफ जोन में है। एकदम मेंस की तैयारी के लिए अच्छे से जुड़ जाना चाहिए उसको। ठीक है। और यदि नहीं भी होता है बाई चांस, देखो यार, अब ये तो है नहीं कि भाई मैं कोई एसएससी का कोई ऑफिशियल हूँ और आपके सामने कट ऑफ अनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी तो एसएससी ही डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन फिर भी यही है ना कि यार देखो, टीयर 1 क्वालिफाई हो जाए तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। और नहीं भी होती है तो यार तैयारी करके रखो, तैयारी कौन सी बेच जाएगी, तुम्हारी अगले साल काम आ जाएगी वो तो। ठीक है। तो अब मैं इस शीट में आपको पहले बता देता हूँ कि शीट्स में क्या क्या है। मैंने शीट्स में, इस शीट में मैंने 26 क्वेश्चन तो मैथ के लिए हैं। ठीक है। 26 क्वेश्चंस हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग के भी लिए हैं इसमें, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो यहीं पे आपके क्लियर हो जाए। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं, जीके में टॉपिक्स हैं अपने, जो है कोर्स ऑफ एक्शंस, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है हमको, ऐसे कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम। ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हमारे खुद के डिस्क्रिशन पे निर्भर करते हैं, हमारे खुद के विवेक पर, हमारे खुद की समझ पर निर्भर करते हैं वो क्वेश्चंस, ना कि हमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई जितनी भी मैं शीट्स अपलोड करूंगा तो भाई प्लीज मेरे साथ बने रहना। बाकी देखो आपकी मर्जी है, यदि ये वीडियो पसंद आएगा तो आपकी मर्जी है, आपको दोबारा ज्वाइन करना है नहीं करना है, लेकिन मैं भी फिर भी यही कहूंगा कि भाई देखो, बेस्ट प्रैक्टिस का चैनल है आपके लिए, है ना। और जैसा कि मेरे को एक स्टूडेंट ने मैसेज करा था हमारे ग्रुप में कि भाई कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, तो भाई कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रहते हैं ना कि भाई जिनके मैसेजेस आते हैं कि भैया यार पेपर तो बहुत मतलब वो बना रहे हो आप, हाई फाई या फिर ऐसा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब जैसा पेपर आता है ना यूजुअली या फिर नॉर्मली जो भी कह लो, तो भाई वैसा ही पेपर रखा गया है। लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे होने चाहिए ना कि भाई हमारे को सिर्फ इजी इजी क्वेश्चंस पे तो डिपेंड रहना नहीं है, हमको सारे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस ही इंक्लूड करे जाएंगे। ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ से आप मैथ की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और पूरा आपको जो है ना, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। यदि कोई ट्रिक पॉसिबल है ना क्वेश्चन में, तो वो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है। और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां पे भी मैं बोलूं कि भाई इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि भाई तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है। बाकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि देखो वीडियो बहुत बड़ी चली जाएगी यदि मैं सारे क्वेश्चंस को आपके सामने ढंग से सॉल्व करूंगा, ढंग से कॉन्सेप्ट बता के ट्रिक बताऊंगा, तो भाई वीडियो 2-3 घंटे का बनेगा। तो भाई मैं ये चाहता भी नहीं हूँ कि यार 2-3 घंटे आप वेस्ट करो इस वीडियो पे। आपको सिर्फ यही है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वो एक बार देख लेना। बाकी यदि आपसे क्वेश्चंस बना पा रहे हो आप सारे के सारे, तो आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। आप फिर भी चाहते हो कि भाई भैया ने किस तरीके से करा है, किस कॉन्सेप्ट का, किस ट्रिक का यूज करा है, तो आप देख सकते हो। ठीक है। इट्स ओनली अप टू यू। मेरी तरफ से कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई मैं वीडियो डाल रहा हूं तो वीडियो देखनी ही है। ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, a sum of rupees 1200 has to be distributed among A, B, C and D. Total share of B and D is equal to 14/11 of the
शेयर ऑफ ए एंड सी। तो मेरे से यहाँ पे क्या क्या रहा है, मेरे को देखो जो जो कहता जा रहा है ना, मेंस का पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, तो मेंस के पेपर में जैसे मान लो ये मेरे से कहता जा रहा है बी प्लस में डी अपॉन में ए प्लस में सी, ये मेरे पास कितना दिया हुआ है, 14/11 दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है ना, आपको साथ के साथ लिखता जाना है कि भाई आपको क्या कहा गया है इंडिविजुअल सेंटेंसेस में। अब मेरे पास यहां तक सेंटेंस खत्म हो गया ना, अब आगे बढ़ो। शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ सी इज 1.2 द शेयर ऑफ ए, व्हाट आर द शेयर्स ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अब भाई एक बार क्वेश्चन रीडिंग के दौरान ना आपको यदि समझ में तो आ गया होगा कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आपको यदि समझ में नहीं आया है तो भाई आपको देखो प्रैक्टिस की सख्त कमी है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है उस चीज को समझने के लिए। अब देखो मेरे को तो समझ में आ गया है, लेकिन मैं क्या करता हूं कि भाई पहले ऑप्शंस पे देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया ये तो इनफ है, क्वेश्चन के तुरंत बाद एक बार ऑप्शन देखो मेरे से क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द शेयर्स ऑफ ए बी सी एंड डी। अब यहां से रिलेशन बैठाना है मेरे को, मेरे से क्या कह रहा है कि डी इज द हाफ ऑफ द शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर ये है और डी का शेयर ये है। ठीक है, मेरे पास सही बैठ रहा है ये, तो ए का शेयर ये है बी का शेयर ये है, तो मेरे पास ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन भी कट गया मेरे पास। देखो 250 दे रखा है यहाँ पे 175 दे रखा है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन तो बचे, दो ही ऑप्शन तो बचे। अब मेरे पास क्या कह रहा है यहाँ पे, शेयर ऑफ सी इज 1.2 द शेयर ऑफ ए। 1.2 को आपको समझ में नहीं आ रहा तो 6/5 लिख लो ना इसको, सीधा सीधा 6/5 ऐसे लिखा ना, 12/10 6/5। मैंने सीधा लिख दिया, आपको थोड़ा कंक्लूजन निकालना पड़ेगा भाई, 12/10 फिर 6/5। ठीक है, तो यहां से 6/5 देखो, शेयर ऑफ सी इज 1.2 द शेयर ऑफ ए, मतलब शेयर जो ए का है ना उसका 1.2 टाइम्स है जो सी का शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 250 का 1.2 टाइम्स करेंगे तो मेरे पास 300 ही तो आता है, 250 का 1.2 टाइम्स करूंगा तो 300 ही तो आता है, तो ये भी सही है। तो मेरे पास ये कंक्लूजन ठीक बैठ रहा है। अब मेरे से क्या कह रहा है कि वी और डी का जो इस वाली कंडीशन को फुलफिल कराओ, इस वाली कंडीशन को जब फुलफिल कराएंगे तो देखो बी एंड डी, बी का शेयर ये है डी का शेयर ये है, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 700 ही तो आएगा, 700। और इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 550, 550। तो ये 14/11 ही तो है मेरे पास, तो यही ऑप्शन तो ठीक है मेरे पास। तो ये तो हो गया बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन क्या है कि भाई आपको है ना, देखो यहाँ तो एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको तो सिर्फ वहां पे तो क्वेश्चन में किसी को एक्सप्लेन करना है क्या, मेन पेपर में जाके किसी को एक्सप्लेन थोड़ी ना करना है आपको। तो आपको सिर्फ कितने सेकंड लगने चाहिए इस क्वेश्चन में, 10 से 15 सेकंड लगेंगे। जहां आप इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाने लगोगे ना तो भाई कई बार तो चक्कर भी पड़ जाते हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पे मैंने बी प्लस में डी अपॉन में ए प्लस में सी इज इक्वल टू 14/11 लिख लिया। शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए, तो मेरे से क्या कह रहा है, डी इज इक्वल टू हाफ ए कर रखा है। ठीक है, डी इज इक्वल टू हाफ ए एंड शेयर ऑफ सी इज 1.2 द शेयर ऑफ ए। ठीक है, तो ए का शेयर कितना है, सॉरी सी का शेयर कितना है, 1.2 टाइम्स ऑफ ए और सी, तो यानी कि ये कितना है, हो गया मेरे पास 6/5 ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहां से इन सब के बीच में रिलेशन बिठाना पड़ेगा हमको। पहले ए और डी के बीच में रिलेशन ये है, ए और सी के बीच में ये है, तो पहले सी और डी के बीच में रिलेशन बिठाओ, फिर सी और डी के बीच में रिलेशन बिठा के यहां से पहले यहाँ पे तुमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये मेरे पास टोटल 25 है, तो 25 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 1250, यानी कि एक की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 50। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 700, इसकी वैल्यू होगी 550। अब यहां से करते जाओ, आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है यहां से करना पड़ेगा आपको। जैसे मेरे पास ये ए और सी की वैल्यू कितनी होगी, 550 हो गई ना, 550 ही तो हो गई। तो मेरे पास यहाँ से ए अपॉन में सी आ कितना रहा है, वैसे ए अपॉन में सी आ कितना रहा है मेरे पास, यहाँ से 5/6 आ रहा है ना, तो सी का शेयर मेरे पास कितना हो जाएगा, सी का शेयर मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से सी का शेयर हो जाएगा मेरे पास 300, और ए का शेयर हो जाएगा मेरे पास कितना, 250। राइट, सही है ना, क्योंकि 550 को ही हमको 11 में बांटना है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से रिलेशन इसका आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी और डी की वैल्यू को इसमें दबाएंगे तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन यार मेन पेपर में ये आए नहीं आए तो कोई गारंटी थोड़ी है ये आपको तरीका तुरंत समझ में आ जाए कि हमारे पास ऐसा है। कई बार मेरे को पता है ना भाई, पेपर में इतना बोझ सा आ जाता है कि भाई मतलब उसको कर नहीं पाते। तो आपको पहले तो क्या करना है, पहले तो आपको काम माइंड से सोचना है थोड़ा, इस यहाँ पे तो सोच के कर सकते हो एटलीस्ट, यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचोगे। देखो भाई मैंने इसमें तो आपको टाइम मेंशन नहीं करा है, लेकिन आप मैक्स टू मैक्स 35 मिनट्स में इसको सॉल्व कर सकते थे आराम से, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ ये मैं। ठीक है, और 35 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो तुम, प्रैक्टिस में कमी है आपके में अभी। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया क्या, बाई ऑप्शन हो गया, ये तो बाई ऑप्शन ही करोगे तो भाई बहुत फायदा मिलता है इस चीज का। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं देख रहा है कि आपने कितना लिखा है कितना नहीं लिखा है, वहां पे तो यही है कि आपने सही आंसर लगा दिया तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है,
मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, सॉरी व्हाट दिस इज हैपनिंग, हाँ, बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख 40,000 एंड रुपीज 2 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 months सी लेफ्ट द बिजनेस, 7 months after सी लेफ्ट द बिजनेस, बी ऑल्सो लेफ्ट द बिजनेस, बी एंड शी टुक दियर इन्वेस्टमेंट्स विद देम, एट द एंड ऑफ द ईयर सी रिसीव्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज रुपीज 1155। अब भाई देखो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में तो सिर्फ मैंने आपको भाई चिल्ला चिल्ला के बताया। जब भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ ना, तो वीडियो में मैं हर समय समझाता हूं आपको कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जो जितना ज्यादा टाइम के लिए करेगा उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। ठीक है, तो मैं दोनों को यदि कंबाइन करके लिखूंगा तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, अब मेरे से यही तो कह रहा है आपको, ये 1,40,000 और 2 लाख, यदि बड़ी बड़ी संख्याएं लग रही हैं तो आपको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है इनको। जस्ट सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मान लो 3 जीरो हटा दी मैंने, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 100 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 140 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप यहीं पे रहने दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरे पास क्या कह रहा है, आफ्टर 3 months सी लेफ्ट द बिजनेस। तो मतलब ए के बारे में तो कोई जानकारी दी नहीं है, मतलब ए ने तो 12 मंथ के लिए करा होगा, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 1200 होगा ना मेरे पास, 1200 ही तो होगा। आफ्टर 3 मंथ शी लेफ्ट द बिजनेस, मतलब सी ने 3 मंथ के बाद ही कर दिया, तो 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 600। ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास ए है, तो बी का कितना हो जाएगा मेरे पास, बी का कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे दिया हुआ है ना, 7 months आफ्टर सी लेफ्ट द बिजनेस बी ऑल्सो लेफ्ट द बिजनेस, मतलब बी ने 10 महीने के लिए करा होगा, 10 महीने के लिए करा होगा ना, तो बी का कितना हो जाएगा मेरे पास, 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जीरो से जीरो कट गई, मतलब मैं यदि इसको 200 से काट दूं पूरा, तो 200 से कितना आ जाएगा मेरे पास, 6:7:3, 6:7:3, इसी तीन की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई, 1155। अब चाहे कुछ भी पूछ ले, या फिर प्रॉफिट्स ऑफ ए एंड बी पूछ रहा है मेरे से, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 13 का मल्टीपल आना चाहिए, 13 का मल्टीपल भी तो देख सकता हूँ ना मैं सीधा सीधा। अब आपको भाई ये कहोगे कि भाई 13 का मल्टी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो भाई डिविजिबिलिटी रूल देखने की जरूरत ही क्या है आपको यार, इतना जल्दी थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर लो। 13 चौक 52, 9 बचेगा 95 में नहीं जाता, 13 चौक 52 होता है ना, यानी कि 13 3 39, 11 बच गया, 13 7 91, 13 × 104, तो मतलब यही तो मेरे पास सही ऑप्शन आ रहा है, यही तो मेरे पास सही ऑप्शन आ रहा है। और आप या फिर चेक करके देख लो आप सीधा सीधा, है ना, आप चेक करके भी देख सकते हो भाई सीधा। ठीक है, मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है, ए अलोन कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन 12 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। अब जैसे जैसे कहते जा रहा है ना भाई टाइम एंड वर्क में, तो वैसे वैसे करते जाओ भाई तुरंत ही, या फिर एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लो, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 days लेस देन बी, डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। अब मैंने ऑप्शन से एक बार चेक कर लिए, ऑप्शन से एक बार चेक कर लिए, देखो डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो मेरे को सिर्फ इनका एफिशिएंसीज का योग ही निकाल दूं, वही तो मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, वही तो मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगा ना। तो अरे आपने टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर ऑफ डेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, मतलब जिसकी जितनी कम एफिशिएंसी होगी वो उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ डेज लेगा काम करने में। तो भाई मेरे पास क्या कह रहा है, ए अलोन कैन डू द 2/5 ऑफ वर्क, मतलब 40% वर्क को इसने 12 में कर दिया, तो ये पूरे 100% वर्क को कितने में कर देगा, पूरे 100% वर्क को 30 डेज ही तो लेगा, 30 डेज ही तो लेगा। ठीक है, अब आपको मनी मन में ये सोचो कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट, यदि ये 4 एफिशिएंट है तो ये 5 है, मतलब जैसे मान लो ए और बी है, तो ये 4 है और ये 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके नंबर ऑफ डेज इनके जस्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो ये कितने डेज लेगा, 5, और ये कितने लेगा, 4, तो 5 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, 30 दी हुई है। ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं लिखूंगा ऐसे, तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 24 डेज आ गई, 24 डेज आ गई ना, है ना। और सी मेरे पास कितना आ जाएगा, सी का तो मेरे को सीधा दिया हुआ है 12 डेज लेस देन, तो मतलब सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 12 डेज आ गई, है ना। और डी की मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखो 5%, 25% लेस एफिशिएंट, मतलब 4 3 3 4, तो मतलब डी की मेरे पास कितने आ जाएगी, 16 डेज, 16 डेज तो आ गई ना मेरे पास। अब यहां से देखो 30 आ गई, एक की 24 आ गई, एक की 12 आ गई, एक की 16 आ गई। ठीक है भाई, देखो अब इनका टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क के लिए मेरे को एलसीएम चाहिएगा। देखो इनका एलसीएम मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, 24 12 और 16, मतलब 48 आ जाएगा इसका, क्योंकि सब में 8 तो कॉमन ही है ना, 8 तो कॉमन ही है सब में, सॉरी 4 कॉमन है, तो हम 6 और ले लेंगे उसमें, तो भाई मेरे पास 48 ही तो रहेगा।
ठीक है, और 48 में मेरे पास 10 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा ना मेरे पास, है ना। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये कितना है, 2 × 15, और 48 मेरे पास कितना होता है, 2 × 24, मतलब मेरे को 5 और ऐड करना है, इसमें 5 और ऐड करना है, तो मतलब 240 ही तो होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क जब मेरे पास 240 हो गया, तो इनका एफिशिएंसीज का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका ए का 8 है, बी का 10 है, सी का 20 है, और इसका कितना हो जाएगा मेरे पास 15 है। तो 20 और 15 35, 35 और 10 कितना हो जाएगा, 35 और 10 45, और 8 53, तो मतलब 240/53, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। आपको मैं ऑप्शंस देखने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई कई बार तो ऑप्शंस से ही क्वेश्चंस बनते हैं भाई। इवन यदि तुम ऑप्शंस से करना सीखोगे ना, तो भाई कई क्वेश्चंस को आसानी से उड़ा पाओगे तुम। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भाई किस किस ने ट्राई करा था वो मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार, वीडियो रोकने से पहले, और भाई मेरे को एक बार आंसर बता देना। ठीक है भाई, तुम्हें अपने मतलब घर वालों की कसम है भाई, यदि तुम कोई चीटिंग करो तो, ठीक है, बाकी तुम्हें यदि हुआ है नहीं हुआ है तो ये कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैंने जब ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज चलाई थी, जिसमें मैंने 3 दिन की वीडियोस डाली हुई है, 3 दिन की, जस्ट कैप्सूल के समान ही है, आपको यदि लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट डे में मैंने ट्राइंगल वगैरह रिलेट करे थे, सेकंड में मैंने जो है सर्कल की कॉन्सेप्ट, और थर्ड में मैंने जो है पॉलीगन वगैरह सारे समझाए थे, क्योंकि पॉलीगन से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मेंस के एग्जाम में एक पॉलीगन का क्वेश्चन आता है, और भगवान ना करे भाई कोई चित्र वाला क्वेश्चन आ गया, तो भाई ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, और ये किसी 2017 के मेंस में आया है शायद, या फिर 2018 में आया है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 2017-18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने तो सीधा सीधा से फंडा बताया था भाई इसका तो, और भाई इतना इजी सा क्वेश्चन है ना ये। In the given figure, A, B, C, D, E, F is a regular hexagon of side 12 centimeter, P, Q, R are the midpoints of the sides A, B, C, D and E, F respectively। मतलब देखो ये P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, और R इसका मिड पॉइंट है। तो भाई पहले थोड़ी सी आपको वो बता दूं मैं, एरिया निकालने से पहले मैं थोड़ी सी वो बता दूं आपको कि क्या क्या होता है। मान लो जैसे मैं एफ और सी को मिला दूं, एफ और सी को मिला दूं, तो मेरे को कोई एफ सी की वैल्यू बता पाएगा, कोई मेरे को एफ सी की वैल्यू बता पाएगा विद रीजन, विद रीजन। तो एफसी की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, कोई किसी भी साइड का दुगना, मतलब यहाँ पे सारी साइड इसी इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पे कितना कह सकता हूँ, यदि मैं साइड्स को ए मान लूं, तो ये 2a रहेगी मेरे पास, 2a तो रहेगी। और जब ये 2a, ये a, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, आर की 3a/2 ही तो होगा, 3a/2 ही तो होगा। अब कुछ तो कहेंगे कि सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, भाई जो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या करा क्या नहीं करा। ठीक है, तो भाई देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये बता दो कि जब हम हेक्सागन की बात कर रहे हैं, रेगुलर हेक्सागन की, तो रेगुलर हेक्सागन में जो प्रत्येक उसका इंटरनल एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। मान लो मैं ये पर्टिकुलर एंगल पूछ लूं आपसे, तो पर्टिकुलर एंगल ये कितने डिग्री का होगा मेरे पास, तो आपका जवाब आना चाहिए 120 डिग्री का होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा। भाई ये हमें ऐसे ही तो निकालते हैं ना, एन एन माइनस, सॉरी ये 2n, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, n-2 में 180 डिग्री, ऐसे ही तो कुछ निकालते हैं ना तुम, ऐसे ही तो कुछ निकालते हो ना। तो n की वैल्यू जब को मैं 6 रखूंगा तो 720 होगा। पर मेरे को यदि टोटल जो है एक इंटरनल एंगल की वैल्यू निकालनी, तो 720/n करना पड़ेगा ना मेरे को। 720/n, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो मेरे पास एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। अब सपोज करो कि मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और इसको भी आगे बढ़ाता हूँ, तो देखो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास एक ट्राइंगल नहीं बन गया क्या, ये मेरे पास एक ट्राइंगल नहीं बन गया क्या। और भाई जब एक चीज बताओ, ये ट्राइंगल है, ये 120 है, तो ये मेरे पास 60 डिग्री का नहीं होगा। जब ये सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पे बने हुए कौन 180 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री का। जब ये 60, ये 60, तो बचा कुचा ये भी तो मेरे पास 60 ही होगा, बचा कुचा ये भी तो मेरे पास 60 ही होगा। तो भाई जब ये मैंने 60-60 आपके सामने प्रूव ही कर दिया है, तो मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। मतलब कि यदि मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल को कंसीडर करूं, बड़े वाले ट्राइंगल को कंसीडर करूं, भाई आपने क्या देखा, आपने जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया मेरे पास, तो ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि ई और डी किसके मिड पॉइंट्स हैं, जो मैंने साइड यहां तक बढ़ाई है, और जो मैंने साइड ये यहां से बढ़ाई है। मान लो मैं इसको एम मान लेता हूं, एम। तो भाई एम आर का मिड पॉइंट मैंने यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, ई, और एम क्यू का मिड पॉइंट मेरे पास कितना आ जाएगा, डी। ठीक है, तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम तो पढ़ी होगी, सॉरी यहां तक करा है, यहां तक एफ सी तक करा है, सॉरी सॉरी, ठीक है, एफ सी तक करा है। ठीक है, तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम तो पढ़ी होगी ना,
जब भाई मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बोला था कि जो बीच वाली लाइन होगी, जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी, वो तीसरी भुजा के समांतर उसकी आधी होगी। तो मतलब जब ये 12 है तो मेरे पास ये 24 ही तो होगा। मतलब ये ए है तो ये 2A ही तो होगा मेरे पास, 2A। और भाई जब मैंने ये मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव करा है, तो अभी ये चित्र को भूल के थोड़ी देर, इस चित्र को भूल जाएगी थोड़ी देर, और मैं आपसे यहाँ कहूंगा कि इस पे ध्यान दीजिए आप, ई एफ सी पे ध्यान दीजिए। तो ईडीएफसी आपको क्या दिख रहा है? एक ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा? ट्रेपेजियम। और जब ये आमने सामने की भुजाएं हैं, पैरेलल हो गई, और ये मेरे पास क्या है? आर क्यू मिड पॉइंट ही तो है, आर एन क्यू मिड पॉइंट ही तो है। तो मैंने आपको एक चीज नहीं बता रखी, क्या ये जो आर क्यू रहेगी वो इन दोनों साइड्स का इन दोनों साइड्स का एवरेज ही तो रहेगा। मतलब ईडी प्लस में एफ सी बाई टू ही तो रहेगा। ठीक है, तो ईडी प्लस में एफ सी बाई टू करेंगे तो मेरे पास आर क्यू कितना आ जाएगा? मेरे पास आर क्यू 18 आ जाएगा। जब ये 18 तो ये 18 है, और ये 18 तो ये 18, तो 24 + 12 हो जाएगा ना यहाँ पे। वैसे तो 3A/2 होता है, लेकिन यहाँ पे ए न देके उसको ने बारी दी हुई है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जब 18 साइड आ गई, तो मेरे पास एरिया क्या रहता है? √3/4 A²। तो √3/4 इंटू में 324, यानी कि 81√3 cm²। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो भाई प्लीज एक बार वीडियो जाके देख लें, आपको हर एक कॉन्सेप्ट की अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगी। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन है मेरे पास। ए मैन बॉट सम आइटम्स ऑन 19 जुलाई 2021 फ्रॉम अ शॉप एंड द टोटल बिल वॉज, ठीक है, 5480। ही बॉट सम आइटम्स ऑन 12 जुलाई 2021 एंड द बिल ऑन दैट पर्टिकुलर डे वॉज 9800। ही पेड बोथ द बिल्स ऑन 19 जुलाई 2021। A discount policy was given by the shopkeeper that if the bill was paid on the purchase of time, then the discount would be 5%। ओके ओके ओके। तो भाई आप समझ पा रहे हो कि भाई मतलब ये यदि कहना चाह रहा है कि आपने किसी दुकानदार से एक तो 19 जुलाई के दिन कोई खरीदी, और एक आपने 12 जुलाई के दिन खरीदी। तो यदि आप नगद पैसा देते हो, यदि मान लो 19 को कोई चीज खरीदी और 19 को पेमेंट कर रहे हो, तो उस पर 5% की छूट मिल रही है। और आगे क्या कह रहा है कि एंड इफ द बिल वॉज पेड विद इन 10 डेज, मतलब 12 से 7, जो 12 से 7, 7 डेज ही तो हुए, तो मतलब विद इन 10 डेज ही तो हो गया। तो विद इन 10 डेज जब पेमेंट करेंगे तो उस पर 2% का डिस्काउंट। तो मतलब अमाउंट क्या पे करा उसने, आदमी ने शॉपकीपर को क्या पे करा? ठीक है, यही तो पूछ रहा है। तो आप भाई थोड़े कंफ्यूजन में मत हो जाना। आपने पता है गलती क्या करी होगी? गलती यहाँ पे आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। आपने सिर्फ गलती पता है क्या करी है? आपने 5480 को 5% डिस्काउंट के बाद इस पे 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया होगा। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कहा क्या है कि यहाँ पे यदि परचेज के टाइम पे ही पेमेंट करेगा तो उसको 5% का मिलेगा, बाकी 2% का मिल जाएगा यदि विद इन 10 डेज हो रहा है। तो मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि मेरे को 5480 का 5% निकालूंगा मैं। तो 5480 का 10% निकाल लो पहले। 10%, 548, इसका आधा करेंगे तो 500 का आधा 250, और 48 का आधा 24, तो यानी कि 274 हो गया मेरे पास। ठीक है, और यहां से ये इसको मेरे को कितने का देना है? 2% का डिस्काउंट। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा? 196। मतलब ये वाली चीज मेरे पास कितने की हो जाएगी? 9604 की, क्योंकि 9800 माइनस 196, 9800 माइनस 196। और यहां से मैं करूंगा तो 5480 माइनस 274, तो 5480 माइनस 274 कितना हो जाएगा मेरे पास? 5106, सॉरी 5206। ठीक है, अब ये 5206 और इसको जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा? 14810। ठीक है, यूनिट डिजिट 0 1 में ही आ रहा है, आप देख लो। आप ये मत कहना कि यार भाई 9 और 5 को जोड़ने पे 13 आ सकता है भाई। तो भाई बिल्कुल नहीं आ सकता, कतई नहीं आ सकता, और जिसका आ रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है ना? आपने गलती क्या करी आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जस्ट अभी पूछा गया है। ठीक है, CGL 2024 में पूछा गया है, ये किसी के थ्रू मेरे को पता चला। ठीक है, अच्छा अब ये मेरे पास छठा क्वेश्चन है, और छठा क्वेश्चन भी भाई किसी ने ग्रुप में भेजा था, लेकिन ये भी कह रहे थे कि भाई ये CGL 2024 का क्वेश्चन है, और भाई मतलब इसमें सही ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे। तो भाई आप तो ये सही ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम तो यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करवाएंगे ना आपको। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे मेरे पास गिवन है 2 + में tan² प्लस में cot² अपॉन में sec इंटू में cosec की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे? एक तो तरीका है कि भाई वैल्यू पुटिंग करो। ठीक है भाई, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वैल्यू पुटिंग उन चीजों में करी जाती है जो आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हो क्वेश्चन। भाई उन चीजों पे जहां पे सीधी आइडेंटिटी बन रही हो ना, वहां पे वैल्यू पुटिंग करना
बेवकूफी से ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं बताओ। ये मेरे पास 2 प्लस में टेन स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर है, मैं इसको यदि 1+1 कर दूं तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर। और 1 प्लस में कॉट कॉट स्क्वायर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर। मतलब मेरे मेरे पास ऊपर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर है प्लस में कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, और ये नीचे मेरे पास क्या है, ये तो नीचे मेरे पास है ही सेक इंटू में कॉसेक है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ में आ गया आपको क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। थोड़ा सा आ गया होगा समझ में, भाई ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो आ गया होगा। मैं इसको यदि 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर लिख दूं तो कोई गलती है क्या, और यदि मैं इसको 1 अपॉन में साइन स्क्वायर लिख दूं तो कोई गलती है क्या। नीचे तो मेरे को लिखना ही है सेक इंटू में कॉसेक। ठीक है, तो अब मैं पूरा ही सीधा ही हल करके लिखता हूँ। देखो ये साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बनेगा, और नीचे से सेक कॉसेक को यदि मैं ऊपर लूंगा तो मेरे पास एक ही तो कॉस है इंटू में साइन है बचेगा, क्योंकि एक कॉस साइन मिलके और एक सेक कॉसेक मिलके एक बना देगा ना। साइन कॉसेक 1, कॉस सेक 1। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बन गया, 1 अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए। अब हमको बाई ऑप्शन चेक करना था, sec ए प्लस में cosec ए तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेरे पास खुद ही sec ए इंटू में cosec ए है, तो ये तो मेरे पास आंसर है नहीं। अब tan ए प्लस में cot ए को सॉल्व करेंगे तो tan ए प्लस में cot ए को सॉल्व करने पे कितना आता है, साइन अपॉन में cos। मैं वैसे ही लिख देता हूँ, साइन अपॉन में cos प्लस में cos अपॉन में साइन। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन में cos साइन, तो यही तो आंसर है मेरे पास, यही तो आंसर है मेरे पास। और भाई मेरे को तो पता भी नहीं है यदि ये गलत हो नहीं हो, और भाई गलत नहीं हुआ और इसने ये आंसर दे रखा होगा, किसी तक ये आंसर नहीं पहुंचा होगा, तो भाई कैसी कैसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं करा होगा। भाई यदि दे दिया है उन्होंने आंसर तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिया होगा तो भाई कैसी। ठीक है, आपको हो गया ना क्वेश्चन, भाई आपको पता चल गया ना कि वैल्यू पुटिंग कब करनी होती है कब नहीं करनी होती है। भाई वैल्यू पुटिंग उन चीजों में बिल्कुल मत करना जहां पे आप क्वेश्चन सीधे ढंग से कर पा रहे हो। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार देखो, ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अल्टीमेटली तुम्हें बेसिक आइडेंटिटीज तो आती होंगी, ये ट्रिगोनों की भी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है द सम एंड द डिफरेंस। भाई ये एचसीएफ एलसीएम वाला टॉपिक है भाई, फ्री के नंबर हैं। यदि इस टॉपिक में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं ना भाई, भाई सही बता रहा हूं मैं, पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं बच जाता है उसके बाद। ये चाहे आपको बुरा लगे, और देखो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ, तो भाई देखो मेरे को जल्दी जल्दी लिखना है। ठीक है, क्योंकि मेंस के पेपर में आपको पूरा पेपर करना है सॉल्व। मेंस के पेपर में पूरा पेपर सॉल्व करना है, एटलीस्ट मैथ के तो सारे क्वेश्चंस होने ही चाहिए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन टफ आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मेंस में तो सारे क्वेश्चन होने चाहिए मैथ के। ठीक है, द सम एंड द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 5, 12 एंड 4096। मैंने आपको क्या बताया था, मान लो मैंने कोई संख्या मान ली एच एक्स और एच वाई, तो यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे एच है मेरे पास, क्या है ये एचसीएफ है मेरे पास, और एक्स और वाई क्या है, ये मेरे पास क्या है, कोप्राइम नंबर्स है। भाई यदि कोप्राइम नंबर्स नहीं हुए एक्स और वाई, मान लो मैंने ले लिया 24 और 36, तो भाई इनका एलसीएम मैं इनका एचसीएफ मैं ऐसे लिखूंगा क्या कि 2 × 12 और 3 × 12 है। मतलब इनका एलसीएफ इनका एचसीएफ तो मैं सीधा 12 लिख दूंगा, लेकिन मान लो मैंने ले लिया 36 × 72, तो 36 और 72 लूंगा तो 3 × 12 ये होता है, और 6 × 12 ये होता है, तो भाई अब इसका एचसीएफ 12 है क्या। ये दोनों कोप्राइम नंबर्स तो है ही नहीं, ये दोनों तो एक दूसरे से कटने वाले हैं, मतलब 12 × 36 एचसीएफ है यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एच एक्स एच वाई को लूंगा तो मेरे पास कि यहाँ पे मेरे पास एक्स और वाई आपस में कोप्राइम नंबर्स हैं, तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है, एच एक्स माइनस में वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 512, और एच एक्स प्लस में वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 4096। ठीक है, तो यहां से अब मेरे पास 1 नंबर इज 72 दे रखा है, 1 नंबर इज 72। भाई यहां से अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, एक्स प्लस में वाई अपॉन में एक्स माइनस में वाई मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ से 8/1 आ रहा है। 8/1 ही तो आ रहा है, अब कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है ये भी समझाऊं आपको। तो यहाँ से कंपेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकते, 2x/2y इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 9/7। ठीक है, तो x/y मेरे पास कितना हो जाएगा, 9/7। मतलब एक तो मेरे पास ये है 9 है, एक 7 है, मतलब एक तो मेरे पास जब ये 72 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तो मेरे पास 7 का मल्टीपल आएगा ना, क्योंकि भाई यहाँ पे 7 दिख रहा है मेरे को भाई, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, एक मेरे को 7 दिख रहा है, एक मेरे को 9 8 72 दिख रहा है एक नंबर, तो दूसरा नंबर यही तो होगा मेरे पास चक्कर में। आप करके देख लेना, इनका एलसीएम और एचसीएफ यही आएगा, और इनका अंतर भी आप निकाल के देख लेना आ जाएगा। ठीक है,
द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रेशनल नंबर। भाई सच सच बताना, तुम्हें अपने माँ बाप की कसम है, कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस ने ये कैलकुलेटर से करना उचित समझा था एक बार, कि भाई हम कैसे निकालेंगे, किस किसने करा था कि भाई। मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ भाई, ऑब्वियस सी बात है कि भाई तुम्हारे ही अंदर जाने वाला है कुछ भी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि किसी भी, जब हम स्क्वायर डिजिट को, जैसे मान लो मैं दो का स्क्वायर लिखता हूँ चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100, 11 का 121, बारह का कितना हो जाएगा 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है, यही होता है ना, यही होता है ना। तो भाई मेरे को अल्टीमेटली ये संख्या बताओ, देखो यहाँ पे 9 है, तो भाई 9 किसी के स्क्वायर में आता है क्या? 9 लास्ट में किसी के स्क्वायर में आ सकता है क्या? भाई 9 तो मेरे को यही दिख रहा है, तो 9 तो आ सकता है, 49 भी आ सकता है। मतलब मैं यहां से क्या कहना चाह रहा हूं कि आप 25 तक स्क्वायर लिखोगे, आप 25 तक स्क्वायर लिखोगे किसी की, जैसे 441 लिख दिया, 484 लिख दिया, ठीक है, और 529 लिख दिया। तो भाई मैं यहाँ पे आपको समझाना क्या चाहता हूं कि आप जब 25 के स्क्वायर के बाद कोई संख्या लिखोगे ना, जैसे मान लो मैंने 26 का स्क्वायर ले लिया 676, तो इसमें लास्ट के टू डिजिट क्या है मेरे पास 76, तो भाई वो रिपीट होने लग जाते हैं 25 के बाद। मतलब जैसे मैंने 24 के स्क्वायर लिखा 576, तो देख लो 24 के स्क्वायर में 576 आ रहा है, 76 आ रहा है ना लास्ट के टू डिजिट। तो लास्ट के टू डिजिट से हम चेक करते हैं, लास्ट के टू डिजिट से हम चेक करते हैं। देख लो 24 है, तो 24 देख लो 18 के स्क्वायर में आता है ना 324, तो भाई ये हम कह नहीं सकते कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि 24 तो आता है भाई, है ना। लेकिन 8 थोड़ी आता है, 8 थोड़ी आता है, तो मेरे पास ये ऑप्शन तो कट जाएगा, देखते ही कर जाना चाहिए था। ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो मेरे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरे पास यहाँ पे कि जितने भी हम स्क्वायर नंबर्स लिखेंगे, मैंने आपके सामने सारे लिख दिए हैं, तो इनका डिजिटल सम है ना। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम होता है हम जोड़ेंगे उनको, और उसको 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है ना, वही हम डिजिटल सम होता है। जैसे इनका डिजिटल सम क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है। आप करके देख लीजिए, देखो 2 का स्क्वायर 4, आप कोई भी स्क्वायर बोल दीजिए मेरे को, कोई भी स्क्वायर, दुनिया में कोई भी स्क्वायर बोल दिए मेरे को। जैसे मैं 36 का स्क्वायर लिखूं 1296, तो 1296 में भाई देख लो ना, ये मेरे पास 9 ही तो बन रहा है, 6 3 8 और एक 9, क्योंकि 9 से 9 तो कट ही गया, 9 ही तो बन रहा है मेरे पास। 9 बोल दो, 0 बोल दो, बात एक ही। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, 9 और 4 13, 13 और 5 18 है, 18 और 2 20 हो गया, 20 और एक 21, मतलब 3 आ रहा है, 3 डिजिटल सम नहीं हो सकता। ठीक है। 6 और 2 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 9 26, 26 का कितना होता है 8 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास यही तो आंसर होना चाहिए, यही तो आंसर होना चाहिए मेरे पास। और कोई है आपके पास? क्योंकि एक आ रहा है ना इसका यूनिट, इसका एक आ रहा है ना डिजिटल समथिंग। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है सर्कल का क्वेश्चन, और सर्कल की भाई आपने ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में आपको वीडियो 2 देखनी है, वीडियो 2। और भाई इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको भर भर के क्वेश्चन कराए हैं मैंने, भर भर के। ठीक है। पॉइंट ए एंड बी आर, अब मैं सीधा चित्र बना रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है। यहाँ पे ए मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है मेरे से, पी एम एंड पी वी एन आर द टेंजेंट्स द सर्कल एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। तो ये भाई ये मैंने एक टेंजेंट ये खींच दी, और एक ये मैंने बी से ये टेंजेंट खींच दी। ठीक है। तो ये पी हो गया, ये मेरे पास एम हो गया, और ये मेरे पास एन हो गया। ठीक है। ओके। हाँ। तो अब ये क्या कह रहा है मेरे से, यहाँ पे पॉइंट क्यू इज ऑन द मेजर आर्क सच दैट क्यू एम इज इक्वल्स टू 58 डिग्री। मेजर आर्क कौन सा है भाई, इस यहाँ वाली ये कौन सी रहती है, मान लो जैसे ये बाहर वाला है, मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ले रखा है, तो ये मेरे पास कौन सी है, ये मेरे पास छोटी चाप है, तो ये मेरे पास बड़ी चाप होगी, मतलब क्यू मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यू ए एम इज इक्वल्स टू, क्यू ए एम इज इक्वल्स टू 58 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि क्यू एन बी, क्यू एन बी, क्यू एन बी यहाँ पे है, ये एन मान के चलना। ठीक है। तो क्यू एन बी मेरे पास 50 डिग्री है। तो आपको क्या बताना है, आपको एपीवी की वैल्यू बतानी है। आपको एपीवी की वैल्यू बताने के लिए या तो आपके पास ये होना चाहिए, या फिर आपके पास ये होना चाहिए। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था ना
कि यदि मान लो ये थीटा है, तो मैं यहाँ पे यदि सेंटर को मिला दूं और इससे इसको मिला दूं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। जब ये 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा मेरे पास, 90 माइनस थीटा बाई टू। 90 माइनस थीटा बाई टू। तो आपके पास कोई तरीका है कि मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ इसे कुछ? कोई भी तरीका, कोई भी बता दो भाई, कोई भी। ठीक है, तो यदि देखो आप यदि नहीं बता पा रहे हो तो भाई देखो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम पढ़ी थी क्या? आपने अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम पढ़ी थी? अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि भाई टेंजेंट और हम एक सीकेंड के बीच में कोई कोण बनाएंगे, तो वो कोण किसके बराबर होगा अल्टरनेट सीगमेंट में? मतलब ये 50 है तो ये भी मेरे पास 50 ही होगा। गॉट इट? ये भी मेरे पास 50 ही होगा। और जब ये 50 है तो ये 50, ये 58 है तो ये भी मेरे पास 58 होगा। तो मतलब ये बचा कुचा कौन मेरे पास कितने का बचा? ये मेरे पास कितने का बचा? 72 ही का तो बचा। 72। और अभी अभी बताया है कि मेजर आर्क में बना हुआ कौन कितना रहता है, 90 माइनस थीटा बाई टू। 90 माइनस थीटा बाई टू की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ये है ना 72। और छोटी आर्क में बना हुआ कौन कितने का होता है, 90 प्लस में थीटा बाई टू। आपको वीडियो जाके देख लेनी है, यदि कोई भी दिक्कत आ रही है तो सीधा सीधा। ठीक है, तो यहां से यदि मैं थीटा की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 36 ही तो आ रही है, क्योंकि 72 माइनस 90 18, 18 दूनी 36, तो मेरे पास 36 आंसर हो जाएगा इसका। दो ऑप्शन मैच कर रहे थे, माफी चाहूंगा उसके लिए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है ये भी। जिसने कर दिया होगा भाई, सच बता रहा हूँ, उसकी तैयारी बहुत प्रो लेवल की है, बहुत ज्यादा प्रो लेवल। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रो लेवल की। कॉस 34 अपॉन में 1 प्लस में साइन 34 इक्वल्स टू कॉट 3 थीटा प्लस में 23। भाई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है ये। ठीक है, मेरे को ये बता दो कि कॉस 34 और साइन 34 का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? कोई भी फॉर्मूला पढ़ा हो, किसी ने भी पढ़ा हो, ये बता दो उसमें। तो आपका जवाब होगा नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली नहीं पढ़ा भाई। मेरे को खुद को नहीं पता कॉस 34 की वैल्यू कितनी होती है। पर अल्टीमेटली मैंने जब 1 प्लस साइन 34 देखा ना, तो 1 प्लस साइन 34 देख के मेरे दिमाग में एक घटना आ गई तुरंत कि यार ये 1 प्लस साइन 2 थीटा बन सकता है क्या नीचे? ये 1 प्लस साइन 2 थीटा बन सकता है क्या नीचे? बन सकता है यार, कैसे बन सकता है? यदि मैं मान लो इसको मैं cos 2 थीटा की तरह कॉमन लेके चलूं, मान लो मैंने ये यहाँ पे मैंने 34 मान लिया, cos 2x है, cos 2x इज इक्वल टू cos 34 मान लिया मैंने। तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 17। मतलब कि cos 2x का मैं यदि फॉर्मूला लगा दूं ऊपर और नीचे भी, तो मेरे पास यही है, 1 प्लस में साइन 2 थीटा। 1 प्लस में साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यही तो होता है ना। तो मैं यहां से सीधा सॉल्व करके लिख दूं आपके सामने, cos 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है। मान लो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, cos 2 इंटू 17, और यहाँ पे यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस में साइन 2 इंटू 17, तो भाई कोई गड़बड़ी है क्या? कोई गड़बड़ी नहीं करी मैंने, कोई गड़बड़ी नहीं करी। पहले आप ये वाला सॉल्व कर लो तुरंत, ये वाला सॉल्व कर लो। तो भाई अब इनको मेरे को इनमें और इनमें कोई रिलेशन बिठाना है, तो भाई एक ही फॉर्मूला है जो रिलेशन बना सकता है। यहाँ पे मैं इसको लिखूं cos² माइनस में sin² 17, और यहाँ पे ये क्या बनूंगा, यहाँ पे ये क्या बनेगा, 1 प्लस साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा को होल स्क्वायर, साइन 17 प्लस में cos 17 का होल स्क्वायर। यही तो बनेगा ना, यही बनेगा ना। अब ऊपर से कॉस माइनस साइन और कॉस प्लस साइन है, नीचे साइन प्लस में कॉस और साइन प्लस में कॉस है, तो साइन प्लस में कॉस से एक साइन प्लस कॉस कट जाएगा ना। मतलब मेरे पास ऊपर क्या आ रहा है, cos 17 माइनस में साइन 17 अपॉन में ये आ रहा है मेरे पास साइन 17 प्लस में cos 17। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो जब ये मेरे पास आ गया, जब ये मेरे पास आ गया, तो भाई अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है। मान लो जब ये cot 3 थीटा प्लस में 23 है, तो भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, tan 67 माइनस 3 थीटा भी तो लिख सकता हूँ इसको। tan 67 माइनस 3 थीटा कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, tan 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस में थीटा कितना है, 3 थीटा प्लस में 23। इसको ऐसे लिखूंगा तो 23 लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिखूंगा तो 67 माइनस 3 थीटा लिख दिया। तो क्या किसी भी तरह से पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे tan थीटा बना सकता हूँ? तो आपका जवाब होना चाहिए कि cos 17 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, ये 1 माइनस में tan 17 अपॉन में 1 प्लस में tan 17। ठीक है, इज इक्वल्स टू tan 67 माइनस में 3 थीटा। और ये 1 माइनस tan 17 अपॉन 1 प्लस में tan 17 आपको देख के याद आ रहा है कुछ, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा।
मतलब कि टेन 45 माइनस थीटा। यदि मैं इसको यहां लिख दूं आपके सामने, इसको मैं यहां लिख दूं, तो आपने ये जस्ट पढ़ाई होगा ना, 10/28 ही तो आएगा ये, 10 45 - 17, 10/28। 10/28 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 67 माइनस में थीटा। 10 से 10 कट गया तो ये मेरे पास कितने आ जाएगी, 39 = 3 थीटा। यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी 13 डिग्री आ रही है। अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था? आपको भाई देखो यार, लिखने में थोड़ी, भाई देखो यार, राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, पर भाई देखो, जब मेरे शब्दों पे ध्यान दोगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यार, है ना? क्योंकि भाई मैं इतना तगड़ा कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं अभी। भाई बनने का ट्राई कर रहा हूँ ऑब्वियसली, पर इतना कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं अभी, है ना? थोड़ा थोड़ा कहीं की पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ अपनी नॉलेज है जो अपने किसी को शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, इतना ही है बस। बाकी राइटिंग वाइटिंग में मत जाना, थोड़े वर्ड्स पे भी जाना, ठीक है? In a company, there are two types of employees, workers and officers. The average monthly salary of an officer is 78,000 more than the combined average monthly salary of an employee. While the combined average monthly salary of an employee is 42,000 more than the average monthly salary of a worker. Okay. What percentage of all the employees are officers? मतलब मेरे को अल्टीमेटली निकालना क्या है, मेरे को एम्प्लॉयज की संख्या निकालनी है जो कि ऑफिसर्स हैं। तो भाई आपने ना देखो, मैंने ये क्वेश्चन ना अपनी शीट्स में भी बहुत बार वो कर दिया है, लेकिन अब मैं तुरंत एलिगेशन लगाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बनती जा रही है। ठीक है, तो जो मैं चाहता भी नहीं हूं, देखो जैसे मान ले, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज वर्कर्स एंड ऑफिसर्स, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 78,000 मोर देन द कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। मैंने यदि मान लिया एक्स, मान लिया मैंने क्या मान लिया, ये तो एक्स जो कंबाइंड एवरेज था, कंबाइंड एवरेज, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेरे पास कितना हो जाएगा, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 78,000 मोर देन द कंबाइंड एवरेज, while the combined average monthly salary of an employee is 42,000 more than the average monthly salary of a worker। तो भाई पहले तो मेरे को वर्कर का लिखना पड़ेगा, पहले तो मेरे को वर्कर का लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई पहले जब मैं वर्कर का लिखूंगा तो मेरे पास वर्कर का कितना आएगा, एक्स प्लस में 42,000 ही तो आएगा, एक्स प्लस में 42,000 मोर देन द मंथली सैलरी ऑफ एन, ओके, वर्कर्स एंड द ऑफिसर इज 78,000 मोर देन द कंबाइंड मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, हाँ, तो ये मेरे पास कितने का आएगा, ये मेरे पास किसका आएगा, ये मेरे पास वर्कर का आएगा, है ना? तो मेरे पास यहाँ पे ऑफिसर का कितना आ जाएगा, ऑफिसर का 78,000 मोर देन द कंबाइंड सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का है ये, वाइल द कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज 42,000 मोर देन द मंथली सैलरी ऑफ अ वर्कर। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए मेरे पास, 78 प्लस में 42, मतलब कि 1,20,000 ही तो आएगा, 1,20,000। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा इसको, ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास क्या है, ऑफिसर्स हैं, और ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है वर्कर्स। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, देखो 1,20,000, और यहां से ये मेरे पास 42,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, मतलब कि यहाँ पे ये मेरे पास कितना आएगा, 7:20। आप कर लेना सॉल्व, अब यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं आया तो भाई मेरी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, मैंने करके बता दिया आपको, ठीक है? ये मैंने भाई बहुत बार करवा दिया ये क्वेश्चन, इस वजह से मैंने आपको तुरंत यहाँ पे ऐसे ही बता दिया है। आपको देखना है, यदि इसका सॉल्यूशन पूरा ढंग से देखना है तो भाई आप देख सकते हो किसी वीडियो में जाके, ठीक है? किसी वीडियो में मिल जाएगा, ये मेरे को पता है कि मैंने वीडियो में डाला हुआ है ये, है ना? ए लोन इज टू बी रिटर्न्ड इन 2 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इज compounded annually and each installment is rupees 58, then 60% of the total interest charged in this scheme। अब भाई मेरे को नियरेस्ट बताना है, तो भाई फर्जी ट्रिक तो लगेगी नहीं ऑप्शन, तो आपको ये कमेंट करना है भाई आंसर, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ना इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। तो भाई कमेंट योर आंसर्स, ठीक है? कमेंट योर आंसर्स, है ना? ओके, अब मेरे पास है यहाँ पे, अतुल टेक्स 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव 100 किलोमीटर इफ ही
ड्राइव्स 20 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। आपने है ना भाई बहुत क्वेश्चंस करे होंगे, लेकिन ना आप इस तरीके से करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो भाई बिल्कुल आपको समझ में भी आएगा और बहुत अच्छे से आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देना इस। आपको ट्रिक बताऊंगा भाई, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा इसकी, ठीक है। ट्रिक, आपने स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? मेरे पास स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर मैंने ये पढ़ा है कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घट जाएगा, और यदि स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ जाएगा। यही तो पढ़ा है मैंने। पर भाई यहां पे क्या कर रहा है, वो 30 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है जब 10 किलोमीटर स्लोअर करी उसने स्पीड। यही तो कह रहा है, मतलब उसका टाइम बढ़ गया जब उसने स्पीड को कम करा। लेकिन भाई डिस्टेंस तो उसने सेम ही चली है। भाई डिस्टेंस तो उसने सेम ही चली है। तो भाई मेरे पास डिस्टेंस क्या थी? फिक्स्ड थी। डिस्टेंस मेरे पास फिक्स्ड थी, फिक्स्ड थी। आपने कैसे पता चला? भाई यहाँ पे लिख रहा है ना, ये 150 किलोमीटर चलने में उसने 30 मिनट एक्स्ट्रा लिए, जब उसने 10 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड बढ़ा दी है। समझे? तो भाई मैंने क्या कहा कि भाई मेरे पास डिस्टेंस तो फिक्स है, वो एडजस्ट हो जाएगा। जब हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम घट जाएगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। उस हिसाब से हमारी डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। डिस्टेंस तो फिक्स्ड ही है हमारी। तो अल्टीमेटली अब मैं क्या कहना चाहूंगा इस चीज में, कि भाई मैं स्पीड को किसी भी चीज से गुणा कर दूंगा तो टाइम भी उतना ही बढ़ जाएगा। मान लो यदि मैंने स्पीड को दो गुना करा, स्पीड को मैंने दो गुना करा, तो भाई टाइम, ऑब्वियस सी बात है कि टाइम मेरे पास हाफ गुना हो जाएगा। टाइम मेरे पास हाफ गुना हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब हाफ गुना हो जाएगा। पर मेरे पास डिस्टेंस तो फिर भी एक ही आ रही है, डिस्टेंस तो मेरे पास फिर भी एक ही है। और डिस्टेंस पहले भी मेरे पास उतनी ही थी जितनी मैं चल रहा हूं अब। तो भाई मैं कहना क्या चाहता हूं, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान ध्यान से देखिए, ये मेरे पास स्पीड है, ये मेरे पास टाइम है। उसने 10 किलोमीटर स्लोअर करी ना अपनी स्पीड, यहां 10 को लिखिए, और यहाँ पे टाइम कितना कम ज्यादा हो रहा है, उसका हाफ आवर ज्यादा हो रहा है। तो भाई मैंने क्या करा, मैं इसको दो से गुना कर रहा हूं, दो से गुना कर रहा हूं। भाई आपको जस्ट एक सीरीज में ही लेना है, यहाँ पे इस सीरीज में ही लेना है। मैंने दो से गुना करा तो 20 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक हो गया। अब देख लीजिए आप कितना आ रहा है, 20 में हाफ आ रहा है। मतलब ये मेरे पास कितनी थी, ये तो मेरे पास बढ़ी हुई स्पीड है ना, बढ़ी हुई स्पीड है ना ये तो मेरे पास, ये तो मेरे पास बढ़ी हुई स्पीड है। और ये मेरे पास कितनी यूजुअल स्पीड इस केस में। तो मतलब भाई जब ये बढ़ी हुई स्पीड है तो ये इतना तो ले रहा है, इतना ही तो ले रहा है। तो अब यहाँ पे मैं 3 का गुणा करूँ, 3 का, मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 150 चाहिए। 30 का 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का गुणा करूंगा तो 3/2। अब कितना आ रहा है ये मेरे पास 30 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं 40 से गुणा, मतलब 4 से करूँ तो 4 का करूंगा तो देखो ये मेरे पास 2, यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ पे भी 60 आ रहा है। अब मैं इसको 50 से करूंगा तो 50 का कितना आएगा मेरे पास, 50 का कितना आएगा, ये मेरे पास कितना आएगा बताओ। 5 का गुणा कर रहा हूँ ना मैं, 5 का गुणा, ठीक, 5/2। तो अब भाई मेरे को 6 का गुणा करते ही ये मेरे पास 60 बना, और ये मेरे पास कितना बन गया, ये मेरे पास बन गया 3 बन गया। तो भाई ये अल्टीमेटली ये देखो ना तुम, अल्टीमेटली ये देखो ना तुम। भाई फॉर्मूले से तो हर कोई कर देगा इसको, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप दिमाग में बसा के रखना अपने में। ठीक है, आपको बस एक सीरियलिटी से चलना है, क्योंकि भाई स्पीड उतनी ही बढ़नी चाहिए, हर गैप में उतने का ही होना चाहिए, हर गैप उतने का ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास 50 आ गई, ये मेरे पास 60 आ गई, ये मेरे पास 5/2 आ गई, और ये मेरे पास 3 आ गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेरे पास पहले 50 थी, पहले 50 थी तो मेरे पास कितना घंटा लगता था, कितना घंटा लगता था मेरे को, 3 लगता था, है ना। अब मैंने स्लो करी है चूंकि, जब मैंने स्लो करी है तो मेरे पास ओरिजिनल स्पीड क्या रहेगी, 60। तो मेरे को टाइम कितना लग रहा है, 5/2। और जब मैंने उसको 10 कम कर दिया, 10 कम कर दिया, 50 कर दिया उसको, तो मेरे पास टाइम कितना बढ़ गया, आधे घंटे बढ़ गया। मतलब यही तो है, मेरे पास ओरिजिनल स्पीड मेरे पास कितनी है, 60 है। ओरिजिनल स्पीड मेरे पास 60 है ना। तो अब इसको 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, यदि वो 20 किलोमीटर धीमी गति से चलता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 150/40, और 150/40 कितना हो जाएगा मेरे पास, 150/40 2 ओवर, और 30/4 कर दो ना सीधा, सॉरी 3/4 कर दो, तो 2 और 45 मिनट ही तो आ गए। आप वैसे तो करते रहना भाई, इसको डी करना, D/x प्लस में D/x -4। भाई फलाना ढिकाना आप करते रहना।
मैंने ही करके बता दी। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई ये ऐसे कैसे कर दिया आपने सर, तो भाई ये देख लो ऐसे। मैं यहाँ पे जस्ट गुणा ही तो करता जा रहा हूँ भाई, किसी भी चीज का गुणा करूंगा प्रोडक्ट तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना। जैसे मान लो मैंने ये 3 गुना करी, तो भाई टाइम भी तो 3 गुना बढ़ रहा है ना यहाँ पे, टाइम भी तो 3 गुना हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी तो मेरे पास सेम ही आ रहा है, यहाँ पे भी तो मेरे पास सेम ही है। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। इन ए ट्राइंगल द मेजर ऑफ 6 8 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो भाई ट्राइंगल की पहचान कैसे करोगे, 6 8 12 है तो 6 8 12, एक बात तो क्लियर है कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, क्योंकि कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, और ये कितना हो जाएगा 144। मतलब मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर है। और जब ऐसा कहीं होगा तो मेरे पास कितना क्या रहता है, ये ऑब्टूस एंगल ही तो रहता है। और यदि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यदि ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा, तो ये किसका होगा, हमारे पास एक्यूट एंगल होगा। ठीक है। इफ पी इज इक्वल्स टू एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस में 3। ये सीडीएस का क्वेश्चन है भैया, है ना। और सीडीएस का क्वेश्चन है तो भाई ढंग से करना पड़ेगा, है ना। पर भाई मैंने तो सिर्फ एक चीज बता रखी है, चाहे क्वेश्चन सीडीएस का है चाहे कुछ भी है, आपको वेरिएबल बहुत दे रखे हैं, तीन तीन वेरिएबल दे दिया आपको वेरिएबल तो, लेकिन इक्वेशन एक ही है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई किसी एक को जीरो बना के मैं पी की वैल्यू निकाल लूं यहां से, किसी भी एक को जीरो बना के। यदि अब आप सोचोगे कि भाई ए को जीरो बना लेते हैं, ए को जीरो बना लेते हैं, तो भाई मेरे को एक चीज बताइए, जब ए को जीरो बनाओगे आप, तो भाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन रहा आपके पास, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन रहा कि भाई मेरे को तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ये। तो हमको क्या करना है कि बी को जीरो बनाओ, बी को जीरो बनाओ। तो जब बी को जीरो बनाएंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा, देखो पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये जीरो है, तो यहां से ये बाहर निकल आएगा, मतलब ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2a, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो तो ये a माइनस में ये जीरो कर देगा इसको। तो पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, √2a, और इसका 3। तो मेरे पास अल्टीमेटली जो पी क्यू की वैल्यू हुई तो निकालनी है, क्योंकि 3bp तो जीरो ही हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2a। बी की वैल्यू जीरो रखो, और ए की वैल्यू यदि जीरो रखना चाहते हो तो भाई आराम से कर लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी तो। ठीक है, ये 16वां क्वेश्चन है, इसका कमेंट में बताना है, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगती है इसमें, कोई ट्रिक नहीं लगती है, कमेंट और आंसर। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं लगती है, जहां पे ट्रिक लगेगी तो वहां पे मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 years ago was 5:7, द रेशियो ऑफ दियर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ विल बी 9:11। अच्छा, तो भाई यहाँ पे तो बस डिफरेंस ही सेम करना होता है ना। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 years लेस देन दैट ऑफ बी, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 8 years लेस देन द एज ऑफ ए, देन द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सी एंड डी इज इन द ईयर्स। भाई कोई ट्रिक नहीं है, यदि मेरे को बताना चाहते हो तो भाई कमेंट में इसका आंसर बता देना, कमेंट योर आंसर्स। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है मेरे पास, कितना, द एवरेज वेट ऑफ, सॉरी, द एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन इन अ ग्रुप इज 70 kg, व्हेन 15 पर्सन विद एवरेज वेट 60 kg लीव द ग्रुप, और 15 पर्सन विद एवरेज वेट 87.5 kg ज्वाइन द ग्रुप, देन द एवरेज वेट ऑफ पर्सन इन द ग्रुप इन द बोथ क्लास इज इक्वल। भाई एक टाइम था जब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया था, 2022 में या फिर 2021 में, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन ये क्वेश्चन भाई हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट पूछा गया था। ठीक है, तो भाई मेरा कहना ये है कि इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लो। और आपने देखो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने से पहले ना आपको एवरेज में डेविएशन लगाना आना चाहिए, कि भाई एवरेज में डेविएशन कैसे यूज करते हैं, और उसका वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, है ना। और भाई सबसे बेटर वीडियोस मिलेंगी आपको इस चैनल पे, है ना भाई। देखो राइटिंग की प्रॉब्लम मिल सकती है आपको, है ना, कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी इस चैनल पे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 70 kg। अब मान लो मैं आपसे ये कहूं कि आप मेरी क्लास में हो, और मेरी क्लास में कुछ कोई भी बच्चे हैं मेरे को नहीं पता, पर मेरी क्लास का एवरेज जो है ना वो 70 है ना।
जब वो 70 है तो मैंने 70 एवरेज मानने का ये मतलब है मेरे पास कि मैंने सबको 70-70 दे दिया। या फिर आप कैसे करोगे कि इंडिविजुअल आप अलग अलग हो सकते हो, इंडिविजुअल आप अलग अलग उसके हो सकते हो, लेकिन आपका जो टोटल मिला के और उसमें भाग देंगे ना तो वो 70 आएगा। पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने सबको ही 70-70 दिया है, तो अल्टीमेटली मेरे पास 70 आ गया। तो एक बात बताइए, जब मैं 60 केजी लीव करवाऊंगा, 60 केजी को मैं लीव करवाऊंगा, 60 केजी को मैं लीव करवाऊंगा, तो भाई मेरे को 15% को लीव करना है इसमें। तो भाई जो बचे कुचे मेरे पास लोग होंगे उस ग्रुप में, जो बचे कुचे लोग होंगे उस मेरे पास ग्रुप में, तो भाई उनका वेट तो कुछ अलग नहीं होगा क्या? मैंने यहां से, ये मेरे पास 70 था, ये मेरे पास 70 था, आप थोड़ा थोड़ा सोचिएगा, ये मेरे पास 70 है और मैं 60 केजी वालों को निकालूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक ही बच्चे पे 10 बच रहा है मेरे पास, एक ही बच्चे पे 10 केजी बच रहा है मेरे पास। मतलब जो ये मेरे पास 70 था ना पहले, 70 था ना, तो अब भाई मेरे पास अभी भी 70 ही रहना था, अभी भी 70 ही रहना था। लेकिन कब रहना था वो 70? जब जो 15% थे वो 70 केजी एवरेज वाले ही मेरे से लीव करते, 70 केजी वाले ही लीव करते। पर मैंने क्या करा कि मैंने 60 केजी वाले ही लीव करवाए, मैंने 15%। तो हर एक पे 10-10 10-10 छोड़ के गया है उसी ग्रुप में, हर एक पे 10-10 10-10 छोड़ के गया है। मतलब जो बचे कुचे 15 लोग होंगे, सॉरी जो 15 के छोड़ने के बाद जो भी बचे कुचे लोग होंगे, तो उनका एवरेज वेट 70 से थोड़ा ऊपर होगा, 70 से थोड़ा ऊपर होगा। तो वो कितना होगा यही तो बताना है। तो वो 70 से कितना ऊपर होगा, प्लस 15 × 10, और यही तो बटेगा मेरे पास x माइनस में 15 है। यहाँ पे x क्या है, ये मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको समझ में आया? यदि 70 केजी वाली लीव करते हैं तो मेरे पास 70 ही 70 ही रहता, लेकिन भाई 70 केजी वालों ने नहीं करा, वो 60 केजी वालों ने करा है। तो मैंने आपको ये बताया था ना कि 70-70 मान लिया, तो हर एक बच्चे पे 10 केजी बच रहा है, वो हर एक बच्चे पे 10 केजी बच रहा है ना, हर एक बच्चे पे नहीं बच रहा। वो आप कह सकते हो कि भाई अलग अलग भी तो हो सकता है, लेकिन आप जस्ट मान के चलो ना इस सिचुएशन को, कि हर एक बच्चे पे जब 10-10 बच रहा है, तो वो दसों का जो वेट रहेगा टोटल, जो दसों का टोटल वेट रहेगा, वो बच्चे कुचे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज बढ़ा देगा ना, एवरेज वेट बढ़ा देगा ना उनका। तो यही मेरे पास इक्वल किसके रहेगा, यही मेरे पास 70 प्लस में है। अब ये मेरे पास 87.5 वाले कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जितने करेंगे 17.5 इंटू में 15 करेंगे ना, इतने से बढ़ जाएगा मेरे पास, इतने से बढ़ जाएगा। भाई 70 केजी वाले ही ज्वाइन करते तो 70 रहता, लेकिन 17.5 87.5 वाले और हैं, तो भाई 17.5 मैं 15 व्यक्ति पे मान लू, तो यही जो 15 व्यक्ति का 17.5 ज्यादा है, यही तो मेरे पास कितने में बटेगा, एक्स प्लस में 15 में यही तो बटेगा, एक्स प्लस में 15 में यही तो बटेगा। भाई आप इक्वेशन बनाते रहिए, आप सॉल्व करते रहिए भाई, ये दिमाग लगा के ये इक्वेशन जिसने लिखी होगी ना, भाई सही बता रहा हूँ उसका भाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना है, 70 से 70 कट गया, है ना? तो मेरे पास कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पे ये मेरे पास 15 से 15 कट जाएगा, है ना? और ये मैं इसको 100 बना लेता हूँ, इसको 175, तो ये मेरे पास 4 बार 25 × 100 25 × 7 175। तो मैं यहाँ से यदि सॉल्व करने बैठू तो 4x प्लस में 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 7x माइनस 105। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 165 की वैल्यू मेरे पास 3x आ गई, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई 55। हमसे क्या पूछा था ये बताइए, हमसे पूछा था हाउ मेनी पर्सन वर देयर इन द ग्रुप इनिशियली, तो इनिशियली कितने थे, 55। अब हमसे चाहे कुछ भी पूछ ले, आप कैसे करोगे इसको पता है? पहले 70 को देखो, 70 इंटू में कितने थे, 70x मान लिया, फिर उनमें से लीव कराएंगे, फिर उसमें इतना नहीं करना, आपको सीधा लिखो, आपको डेविएशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, the ratios of alcohol to water in solutions A and B 3:5 9:7 respectively, A and B are mixed in the ratio 5:8 in 520 ml of resulting solution. How much water should be mixed so as to obtain a solution in which the ratio of water to alcohol is 4:3? आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन में पढ़ा होगा, जब भी हम किसी रेशियो में मिलाएंगे तो पहले अल्टीमेटली उनको सेम तो करो। यहाँ पे ये 8 है टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे ये मेरे पास कितनी हो गई 16 क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे 2 का गुना करूंगा, तो मतलब 6:10 हो गया ये, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 9:7। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एल्कोहल और वाटर का। ठीक है, तो अब इनको 5:8 में मिलाऊंगा मैं, 5:8 में, 5:8 में ही तो मिलाना है, तो 6 पंजे 30 और 9 8 72, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास 102।
और 5 पंजे 50, 50 और 56 कितना हो जाएगा 106। तो मतलब ये मेरे पास कितना हो रहा है, ये मेरे पास 106 और 10, सॉरी 102 और 106। मतलब कि यदि मैं इसको काट लूं तो कि मेरे पास कितनी से कटेगा, 51 रेशियो 53, 51 रेशियो 53 यही तो कटेगा ना, 51 रेशियो 53। अब ये मेरे पास 520 लीटर का सॉल्यूशन है ये, तो 51 रेशियो 53 में मतलब कितने का है ये, 104, 104 की वैल्यू 520, मतलब एक की वैल्यू 5। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 255, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 265। ठीक है, अब इसमें कितना वाटर मिलाना जाना चाहिए कि 4:3 हो जाए, आप करते रहना। ठीक है, मैंने बता दिया है। 20वां क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जब भी आया होगा तो भाई पसीने छूट गए होंगे स्टूडेंट्स के, ये कह सकता हूँ। ठीक है, द मंथली सैलरी ऑफ पर्सन वॉज ₹1.6 lakh. He used to spend on three heads: personal and family expenses P, taxes T, and education loan E. The rest were his savings. P was 50% of the income. मैंने P मान लिया, E मान लिया और T मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे को क्या मानना है, PET, क्योंकि दो कंडीशंस दी हुई है भाई। मैंने तो पहले देखा हुआ है ना एक बार क्वेश्चन, जब बनाया था तभी देखा था एक बार ऑब्वियसली। तो मेरे पास जब पी और टी है, मेरे पास 50% ऑफ द इनकम है, तो मतलब मैंने पी को मान लिया 50। ठीक है, तो ई को मेरे पास कितना होना पड़ेगा, 20% ऑफ पी, मतलब कि ई 20% ऑफ पी है, मतलब कि 20 हो जाएगा। टी वाज 15% ऑफ ई, सॉरी, टी वाज 15% ऑफ ई, मतलब इसका 15%। तो भाई इसका 15% पॉइंट में जाएगा, मतलब मैं एक जीरो बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी एक जीरो बढ़ा लेता हूँ, तो पी 500 हो गया, ई मेरे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और टी मेरे पास कितना हो जाएगा, टी मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, टी मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 1515। ठीक है, अब इस केस में मेरे पास इनकम कितनी थी, इनकम मेरे पास थी यहाँ पे 1000। ठीक है, 1000। तो यहाँ पे मेरे पास कोई सेविंग बताना चाहेगा, सेविंग, सेविंग मेरे पास कितनी रहेगी, 500 प्लस में 100, 600, 615, मतलब कि 385 रहेगी मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे यदि करेंगे, अब मेरे पे क्या कह रहा है कि व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 30%, 30% मतलब कि अब इनकम कितनी हो जाएगी उसकी, 1300 हो गई। ठीक है, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, मतलब मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी का मतलब पी अभी भी 50% ही है टोटल इनकम का। ठीक है, ई बिकेम 30% ऑफ पी, मतलब कि इसका 30% कितना हो जाएगा 195, और टी इज 20% ऑफ ई, टी 20% मतलब कि 195/5, यानी कि 39, 39 ही तो होगा। तो इस केस में मेरे पास सेविंग कितनी आएगी, अब इस केस में मेरे पास सेविंग कितनी आएगी, देखो 650 और 200 कितना हो जाएगा 800, 850, मतलब कि 845, 845 प्लस में 39, 884, 16, और यहाँ पे ये मेरे पास कितना हो जाएगा 416। तो 416 यहाँ पे आ गई सेविंग। अब मेरे से क्या कह रहा है ये, द सम ऑफ द टू सेविंग्स इज, तो टू सेविंग मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 700, और यानी कि 801, 801। अब यहाँ पे सीधा सीधा देख लिया, 801 या तो 9 का मल्टीपल है, सीधा सीधा खुद ही 9 का मल्टीपल है ये। तो देखो 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, देखो 6 और 3 9, 6 और 1 8, और 1 9, और 6 और 3 9, ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको पहले 1000 दी हुई थी ना, तो 1000 में 1.6 को भाग दीजिए, 1.6 लाख बटे में 1000 करिए तो 160 आ जाएगा, और 160 का गुना इससे कर दीजिए, आपके पास तुरंत वो आ जाएगी इनिशियल आपकी क्या थी। ठीक है, आपकी मतलब सॉरी सेविंग्स का योग आ जाएगा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, और भाई मैं थोड़ा सा अलग मेथड बताऊंगा इस चीज का आपको, है ना। आपने परसेंटेज रेशियो अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो भाई जब भी मैं शीट्स बनाऊंगा ना अब आगे, तो आपको बताऊंगा उस चीज में कि आपको परसेंटेज का मतलब समझ में आया, तो आप कहाँ कहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो भाई मेंस लेवल की तैयारी अच्छे से करेंगे, आप टेंशन मत लेना। वीडियो डलेंगी 3-4 दिन में, एक शीट जब भी अपलोड होगी तो उसका सोल्यूशन अगले दिन या उससे अगले दिन जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, P can finish a work in 18 days. When he worked for 5 days, Q joined him. मतलब 5 डेज में उसने कितना काम कर लिया, मैं तुरंत बता दूं, 5 डेज में उसने 5/18 काम कर दिया, क्योंकि वो 18 डेज में 18/18, मान लो मैंने टोटल वर्क को एक मान लिया, तो उसने 5 दिन में कितना काम करा होगा 5/18। क्यू ज्वाइंड हिम इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 13/5 डेज। तो भाई उसने अब यहाँ पे जब 5/18 वर्क कर दिया, तो कितना टाइम कितना काम बचा, 13/18 काम बचा, और यही 13/18 काम कितने दिन में हुआ है, 13/5 में हुआ है, मतलब मैं P प्लस में क्यों नहीं तो करा है।
पी प्लस में क्यू नहीं तो कराए ये, ठीक है। तो पी प्लस में क्यू ने जब ये 13/18 काम कितने में करा है, 13/5 दिन में। तो मेरे को अल्टीमेटली जब मेरे को निकालना ही यही है कि भाई क्यू ने 66 पॉइंट में 66 काम कितने दिन में करा होगा, तो मेरे को ये नहीं बता सकते क्या कि भाई मेरे पास जब 13/18 काम बचा है, 13/18 काम, तो पी ने 13/5 दिन में कितना काम करा होगा, पी ने 13/5 दिन में कितना काम करा होगा, पी ने 13/5 दिन में 13/90 ही तो काम करा होगा, 13/90। मतलब कि मैं क्या कह सकता हूं कि इस जो बाकी का 13/18 माइनस में 13/90 काम है, वो किसने करा है, सॉरी 52/90 ही तो होगा, 52/90 है। मतलब कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 26/45। मतलब ये जो 26/45 काम है ना, वही 13/5 दिन में किसने करा है, क्यू ने करा है। मतलब कि क्यू ने 13/5 दिन में कितना काम करा है, 26/45 काम करा। ठीक है, ठीक है। तो क्यू ने 26/45 काम कितने दिन में करा है, 13/5 दिन में, ठीक है। तो मैं यहां से कितना कह सकता हूं, ये मेरे पास कितना कट गया, क्यू ने 2/9 काम करा है एक दिन में, 2/9 काम करा है एक दिन में। तो उसने 66.66%, मतलब कि मैं यदि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/3 तो होता है 66.33, तो मतलब 3 दिन में ही तो करा होगा उसने। यहाँ पे किसी एफिशिएंसी की जरूरत पड़ी क्या, भाई दोबारा समझाता हूँ आपको, दोबारा ये देखिए कि यदि पी ने 5 दिन वर्क कर दिया तो 5 दिन में 5/18, मतलब कि 13/18 काम अब उसने क्यू के साथ मिलके करा है, क्यू के साथ मिलके। तो मैंने क्यू की, मेरे को एफिशिएंसी नहीं निकालनी थी भाई, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं क्यू की एफिशिएंसी निकालूं। तो इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने पी का 13/5 दिन में काम करा हुआ निकाल लिया। तो पी ने 13/5 दिन में कितना काम करा होगा, 13/5 अपॉन में 18, मतलब कि 13/90। तो बाकी का जो बचा हुआ काम है 13/18 माइनस में 13/90, ये काम क्यू ने 13/5 दिन में 26/45 कर दिया, 26/45 काम कर दिया। तो एक दिन में उसने कितना काम करा है, 2/9। हमको कितना चाहिए, 66.66, तो 3 से गुणा करना ही होगा ना, 3 से ही तो गुणा करना होगा। आप एफिशिएंसी निकालना चाहते हो तो भाई एफिशिएंसी निकाल लीजिए, आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगली बार समझाने का आपको ट्राई करूंगा इसको, ठीक है। ये 22वां क्वेश्चन है, स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ना, अभी तक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। तो आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक है, वीडियो बढ़ती जा रही है, कमेंट योर आंसर, है ना। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स ए एंड बी, इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। तो हमको सेंटर्स के बीच की दूरी बतानी है। मान लो ये मैंने 13 सेंटीमीटर मान लिया और ये मैंने 15 सेंटीमीटर मान लिया, है ना। तो यहाँ पे जब ये 13 और 15 है, ठीक है, मेरे को नहीं पता है एग्जैक्टली, पर मेरे को ये पता है कि ये कॉमन कॉर्ड है, तो ये 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये 24 का मतलब ये मेरे पास 12 है और ये भी मेरे पास 12 है, क्योंकि जब मैं यहाँ केंद्र से इस पे कोई लंब डालूंगा तो वो उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट ही तो करेगी, बाइसेक्ट ही तो करेगी। अब मैं इसको इससे मिला दूं तो ये मेरे पास कितनी है, 13 है, और ये मेरे पास कितनी है, 15 है। तो 12 और 15 से ही कितनी आ जाएगी, पाइथागोरन ट्रिपलेट लग गई ना। तो 12 और 15 से ही मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, मतलब ये तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा, मतलब दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी रहेगी मेरे पास, 14 सेंटीमीटर रहेगी। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना नहीं समझ में आया ना तो भाई प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई इजी सा क्वेश्चन है ना। द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 7x प्लस में 11y इज इक्वल्स टू 15, 8x प्लस में y इज इक्वल्स टू 15 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P विच ऑल्सो लाइज ऑन द ग्राफ। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। भाई ये तो मैंने इक्वेशंस ही गलत ले लिए हैं भाई, ये दोनों 15 के इक्वल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई x और y का रेशियो आएगा यहाँ से, तो है ना, एक्स और वाई का तो रेशियो ही आएगा ना। भाई हमको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमारे को यहाँ से एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करनी होती है, और जब एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी तो वो यहाँ इक्वेशन रखने, किसी भी इक्वेशन में रखने पे वो सेटिस्फाई करेंगे, तो वो इक्वेशन इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने गलती से ये 15 और 15 लिख दिए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है,
A solid metallic sphere of 4 centimeter is melted and recast into a sphere of 2 centimeter each. What is the ratio of surface area of the original sphere to the sum of the sphere so formed? ठीक है, तो मेरे को बताना है यहाँ से क्या। यहाँ से तो आपको पता होगा 4/3 पाई R1 क्यू। मैंने R1 किसको मान लिया, R1 मैंने बड़े उसका स्फेयर का रेशियो मान, बड़े स्फेयर की रेडियस मान लिए, और यहां से मान लो एन वो बन रहे हैं, तो 4/3 पाई R2 क्यू। R2 क्यू क्या है कि मैंने एक जो छोटे स्फेयर की रेडियस को मैंने R2 मान लिया है, तो यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी, एन मतलब जितने मैं छोटे स्फेयर बना सकता हूं उस बड़े वाले स्फेयर से। ठीक है, तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ये मेरे पास 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64/8 करूंगा तो मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इनका रेशियो मेरे पास कितना रहेगा, रेशियो मेरे पास आप कितना रहेगा यहाँ से निकाल सकते हो ना, 4 पाई से 4 पाई तो कट ही जाएगा, मतलब R² मेरे पास 16 है, और यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा 8 इंटू R² कितना रहेगा 4, तो मतलब 8 चौक 32, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ए बैग कंटेन्स 4 ग्रीन 5 ब्लू 2 रेड एंड 3 येलो बॉल्स। इफ 8 balls are drawn at random, what is the probability that there are equal number of balls each color? मतलब हमको दो दो सारी बॉल्स निकालनी है। तो भाई मेरे को कोई बता सकता है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन को भाई मेरे पास जो मेरे पास यहाँ पे जो टोटल फेवरेबल रिजल्ट रहेंगे वो मेरे पास कितने रहेंगे, कोई बताएगा। टोटल फेवरेबल रिजल्ट्स, तो टोटल फेवरेबल रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है कि मेरे पास बॉल्स कितनी है, 4 और 5 9, 9 और 2 11 और 3 14, मतलब 14 बॉल्स हैं, और 14 में से मेरे को 8 निकालनी है, तो 14 C 8 ही तो रहेगा, 14 C 8। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में कोई ये बता देना कि कब पी का यूज करते हैं, कब सी का यूज करते हैं, कब कॉम्बिनेशन यूज होगा, कब परम्यूटेशन यूज होगा। ठीक है, तो 14 C 8 करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 14 इंटू में, सॉरी जो 14 का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल अपॉन में, सॉरी 14 इंटू में 13 इंटू में 12 है, 10 इंटू में 9 इंटू में 11, और 8 का फैक्टोरियल आएगा जो कि 8 से कट जाएगा नीचे, है ना। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 5 इंटू में 4, मैं भूल रहा हूँ बीच बीच में संख्याओं को। तो 5 दूनी 10, ये कट गया। ठीक है, 6 × 8 = 18, 2 बार कट गया ये, है ना। और ये मेरे पास कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, और ये मेरे पास कितनी कट जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 13 सत्ते 91, 91 इंटू में 3 करो, 91 इंटू में 3 इंटू में 11। ठीक है, तो 91 इंटू में 3 इंटू में 11 कितना हो जाएगा, 910, और 1001 इंटू में 3, मतलब कि ये मेरे पास 3003 आ गया। टोटल फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो ये हैं मेरे पास, है ना। सॉरी, टोटल रिजल्ट्स मेरे पास ये हैं। अब फेवरेबल रिजल्ट्स निकालने, तो फेवरेबल रिजल्ट कैसे निकलेंगे कि हमको प्रत्येक रंग की दो दो बॉल चाहिए, तो वो कैसे निकलेगी, 4 C 2 5 C 2 2 C 2 और 3 C 2, तीनों सबका मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आए उसको इससे भाग दे देना, आपका आंसर आपके सामने दिख जाए। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट के जब भी क्वेश्चंस आए ना, तो भाई वो अपने डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करते हैं कि भाई हमको हमारा समझ क्या कहती है, हमसे हमारी समझ क्या कह रही है। मान लो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन को भाई लास्ट में ही किया करो, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में ही किया करो। द 3 पावर बुक्स that were initially released all included a built-in trackball, an internal floppy drive, and palm rests, which would later become characteristics of 1990s लैपटॉप डिजाइन। शुरू में जारी की गई 3 पावर बुक में एक बिल्ट इन ट्रैक बॉल, एक आंतरिक फ्लॉपी डिस्क और पाम रेस्ट शामिल थे, जो बाद में 1990 के दशक के लैपटॉप डिजाइन की विशेषताएं बन गई। तो हमसे क्या कहना चाह रहा है कि पहले जो बिल्ट इन ट्रैक बॉल और जो इंटरनल फ्लॉपी ड्राइव होती थी ना, तो पहले तो नॉर्मली यूज करते थे हम, लेकिन 1990 के बाद से जितने भी लैपटॉप्स आने लगे ना, तो उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन बन गई है, कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन बन गई। तो मेरे से क्या कह रहा है पहले ऑप्शन में, ए लैपटॉप हैड एन इंटरनल फ्लॉपी ड्राइव इन 1990s। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब 1990s के लैपटॉप की ही बात कर रहा है, तो 1990s के लैपटॉप में तो होगी ही ना ये चीज, 1990s के लैपटॉप में तो होगी ही ना। palm rests were first used in computer in early 1900s।
तो भाई अब मेरे को ये क्वेश्चन बताओ कि ये आंसर सही है या नहीं। यहाँ पे मेरे को देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द थ्री power books that were initially released all included a built-in trackball which would later become characteristic of 1990s laptop design। आपको थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे कि यार भाई 1990s के बाद से लैपटॉप का कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट हुआ। मतलब भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को सिर्फ ये पता है कि बिल्ट इन डिजाइन है ना, जो कि 1990s में ही बनी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उससे पहले की कोई बात ही नहीं है, उससे पहले की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो भाई मेरे को क्या पता, मेरे को क्या पता कि ये 1990s में हुआ था। 1900 का मतलब समझ रहे हो आप, 1900 का मतलब समझ रहे हो कि 1901, 1902, 1903 उसके बाद। तो भाई मेरे को अब अल्टीमेटली ये बताओ कि ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है ये सही हो गया या गलत हो गया। तो आपका आंसर आना चाहिए कंक्लूजन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि भाई हम 1990s के बाद की बात कर रहे हैं, अर्ली 1900s की बात कर रहे हैं। तो भाई अर्ली 1900 में हुआ होगा, तभी तो ये कैरेक्टरिस्टिक 1990 में जाके बना है, तभी तो ये कैरेक्टरिस्टिक बना 1990 में जाके। आपको थोड़ा दिमाग चलाना है वहां पे, बस इसमें थोड़ा ही दिमाग चलाना होता है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना होता। ठीक है, तो मेरे पास बोथ ए एंड बी करेक्ट हो गए। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास ए बी सी एंड डी एंड ई एफ। ठीक है, अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब मेरे को बता देना इसका आंसर क्या है भाई, आपने कमेंट बॉक्स में, यदि मेरे को जरूरी बताना है इसका तो आंसर कि आपने कैसे कैसे अरेंजमेंट करा, कैसे कैसे नहीं करा। मेरे को ये भी बता देना कि कौन कौन फेसिंग इनसाइड और कौन कौन फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, due to an error in a signaling system, two passenger trains derailed in the ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ 300 पीपल। मतलब ये क्या कह रहा है कि एरर सिग्नल की प्रॉब्लम के कारण दो पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें 300 पीपल की डेथ हो गई। और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहा है, ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो मेरे से क्या कहना चाहे, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा हमारा, द रेलवे अथॉरिटीज शुड क्लैरिफाई द रीजन ऑफ द एक्सीडेंट टू द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट्स immediate focus should be on the search and rescue of those affected and to evacuate those likely to be affected by the disaster। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो मेरे से ये कह रहा है कि भाई रेलवे अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए एक्सीडेंट का रीजन। और दूसरे में ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो तुरंत फोकस होना चाहिए उन लोगों पे जो कि इस डिजास्टर से प्रभावित हुए हैं, और उनको निकलवाने का, वहां से निकालने की तरकीबें ढूंढनी चाहिए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक ही है, लेकिन फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आप क्या कहना चाहोगे? भाई गवर्नमेंट का तुरंत फोकस होना चाहिए ना वहां से निकालने के लिए, ये तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होना ही चाहिए। फर्स्ट क्या है, एक्सीडेंट हो गया, तो भाई गवर्नमेंट को रीजन देते फिरोगे इस चीज का, गवर्नमेंट को रीजन देते फिरोगे इस चीज का कि भाई क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। भाई पहले तो रेलवे अथॉरिटीज की ही ये वो है कि आगे से कोई सिग्नलिंग की ऐसी कोई समस्या हो तो भाई पहले उसको चेक करें, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी की व्यवस्था करें, ये काम होना चाहिए ना। तो भाई पहले रेलवे अथॉरिटीज पहले क्लैरिफाई करेगी ये रीजन। भाई ये तो सब चीजें बाद की बात है, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि तुम्हारा तुरंत एक्शन क्या होना चाहिए उस चीज पे। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हुआ कि भाई हम एक्सीडेंट के बाद पहले गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करेंगे। तो भाई गवर्नमेंट को कोई क्लैरिफाई नहीं करेगा पहले, वो तो सब बाद की बातें होती हैं। ठीक है, तो मेरे पास ओनली टू फॉलोस। ठीक है, अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है बड़ा इनइक्वालिटीज का, जो एक क्वेश्चन आता ही है मेंस में, है ना। और इनइक्वालिटीज का तो भाई सिंपल सा ही क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास डी ग्रेटर देन आर है, पहले आपको जस्ट कंक्लूजन देखने होते हैं, पहले जस्ट कंक्लूजन देखने होते हैं, पहले इस क्वेश्चन को नहीं देखना है आपको। अब डी ग्रेटर देन आर है, डी मेरे को यहां दिख गया और आर मेरे को यहां दिख गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि डी ग्रेटर देन आर। भाई इसमें डी ग्रेटर देन आर है या फिर आर ग्रेटर देन डी है, मेरे को ये बताइए। अब सपोज करो कि किसी किसी के दिमाग में पता है क्या आ रहा होगा, किसी किसी के दिमाग में एक ओनली फ्यू वाला भी तो डाला था ना मैंने एक क्वेश्चन से। ओनली फ्यू वाला क्वेश्चन कहाँ गया?
ओके ओके, चलो इस बार डाल देंगे वो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है क्या कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू डी और आर बराबर डी? तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। हमें यदि कोई बीच में, जैसे मान लो कोई भी साइन बन रहा है, ये वाला साइन बन रहा है, ये वाला साइन बन रहा है, लेकिन यदि बीच में मान लो डी से आर तक आते आते, डी से आर तक आते आते मेरे को ये वाला साइन दिख रहा है, मेरे को ये वाला साइन दिख रहा है, तो भाई बीच में चाहे और कोई भी साइन हो, सबको इग्नोर करते करते इस साइन को प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी साइन ये है, प्रायोरिटी साइन है ये। ठीक है, और ये कब ट्रू होते हैं? ऐसी कंडीशन में, मान लो ये तो हमारे पास कोई स्टेटमेंट तो परफेक्टली हम ट्रू नहीं कर सकते ना, कि भाई ये आर ग्रेटर देन इक्वल टू डी है और आर इक्वल टू डी है, तो भाई हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकते। आप एक बात बताइए, या तो आर उससे डी से बड़ा होगा या फिर आर डी के बराबर होगा, यही दोनों स्टेटमेंट तो पॉसिबल हो सकते हैं, यही दोनों स्टेटमेंट तो पॉसिबल हो सकते हैं। तो इनमें से दोनों में से एक फॉलो करेगा, लेकिन ये दोनों ही गलत होंगे हमारे कंक्लूजन। हम देखें, प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली दोनों रॉन्ग हैं, लेकिन हम यदि सोचें थोड़ा तो आर या तो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट एक ट्रू रहेगा। तो इसमें ईदर वन और टू आना चाहिए, लेकिन हम इसमें तो क्या रहेंगे कि हमारे पास ओनली जो सॉरी वन स्टेटमेंट है जो हमारे पास बिल्कुल ट्रू रहेगा। एच ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो अब बताइए मेरे को, एच ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो भाई एक चीज बताइए, जब एच और एक्स के बीच में ये वाला साइन आ रहा है, तो भाई इस वाले साइन की कहाँ जरूरत पड़ेगी? इस वाले साइन की कहाँ जरूरत पड़ेगी भाई मेरे को? तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट तो मेरे पास गलत ही होगा, तो मेरे पास ओनली वन फॉलोस। ठीक है, अब हमने ऐसे ही क्वेश्चंस कर लिए हैं। और भाई वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखो भाई, पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप वर्ड्स पे जाइएगा, है ना। और भाई देखो, सॉल्यूशन भी एकदम मस्त है इसमें। ऐसी बात नहीं है कि भाई सॉल्यूशन में कोई हमने हेरा फेरी करी है या फिर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज करा है सॉल्यूशन के साथ। राइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन एकदम झकास है। ठीक है, तो भाई कल तक आपके सामने वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।